हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रजत जायसवाल और आप देख रहे हैं स्टडी मोटिवेशन चैनल, जहां हम लोग एनसीईआरटी के बुक्स को कवर करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा इकोनॉमिक सेशन स्टार्ट हो रहा है। अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th। ओके, तो काफ़ी दिनों से बहुत लोग बोल रहे थे कि काफ़ी टाइम से सोशियोलॉजी और हिस्ट्री कवर किया जा रहा था और ज्योग्राफी भी, तो क्यों ना अर्थशास्त्र को भी साथ साथ लेकर चला जाए। और क्लास 9th का आज पहला चैप्टर रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पीछे के वीडियोस अदर सब्जेक्ट के भी आप देख सकते हैं। और अगर आप नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारे चैनल, और हमें मोटिवेट भी करते रहें जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगेगा और आप पूरा इसे देखेंगे। तो दोस्तों, चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात और, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बेसिक मजबूत करने के लिए एनसीईआरटी की बुक्स को जरूर रीड करना चाहिए। अगर आप पीडीएफ से रीड कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप वीडियोस भी देख सकते हैं, उसमें काफ़ी हेल्पफुल आपको लाइन बाय लाइन समझाया जाता है। तो इसमें भी वही काम किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप इसे पसंद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, पालमपुर गांव की कहानी। दोस्तों, ये चैप्टर एक गांव के बेस पे बताया गया कि अर्थशास्त्र आखिर है क्या, और भारत का अर्थव्यवस्था कैसे कार्य करता है, समाज में जितने भी लेन देन होते हैं, या मुद्रा प्रणाली कैसे कार्य करती है, या कौन से विभाग का कितना महत्व है हमारे भारत के मौद्रिक नीति में। तो सभी कुछ के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी इसमें मिलेगा। आगे के हम लोग चैप्टर्स में और भी ज़्यादा कवर करेंगे और ज़्यादा डीप कवर करेंगे। फिलहाल के लिए अभी इधर शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं पालमपुर गांव की कहानी। अध्याय 1। आइए देखें क्या कहता है। अवलोकन। मैं इसे जूम कर दूं थोड़ा सा, आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है। कह रहे इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है, और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको बताया जाएगा उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचार हैं, जिससे वो आपको समझा रहा है एक पालमपुर काल्पनिक नाम के गांव से। ठीक है। इस गांव के अंदर क्या क्या रहेंगी, कैसे यहाँ की अर्थव्यवस्था कार्य करती है, उसके बारे में आप जानेंगे। तो आइए देखते हैं क्या कर रहा है। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है। ओके। जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय, विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। तो पालमपुर की जो पालमपुर की आमदनी, या फिर जो पालमपुर के निवासी हैं, वो मुख्य क्रिया के रूप में खेती करते हैं, और साथ ही साथ लघु स्तरीय उद्योग भी वहाँ पर हैं। ठीक है। डेयरी भी है, परिवहन के कार्य भी होते रहते हैं, जो कि बहुत सीमित स्तर पे, लेकिन जो मुख्य स्तर पे किया जाता है वो एक खेती है। और दोस्तों, आपको पता होगा 70% हमारे जनता जो है भारत की, वो खेती पर निर्भर करती है, ऐसा रिपोर्ट में माना जाता है। ओके। तो आइए देखते हैं इसके साथ ही आगे। इन उत्पादन प्रक्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। तो इन क्रियाओं को करने के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधन की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो उसमें सबसे सबसे प्रमुख जो हैं वो आते हैं हमारे यथा प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में आपका हो जाएगा क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा, ठीक है, पेट्रोल, ईंधन, गैस वगैरह ये सब। और मानव निर्मित वस्तुएं जो कि मानव द्वारा निर्मित की जाती हैं वो सब, और मानव प्रयास यानी श्रम, ठीक है, और कुछ मुद्रा प्रणाली। ओके, जिसके साथ लेन देन हो सके, विनिमय हो सके। अब कह रहा है पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। तो दोस्तों, इस गांव के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि ये जो संसाधन आते हैं वो आते कहाँ से हैं, और इनको समायोजित करके कैसे इनका उपयोग किया जाता है। तो आइए परिचय से शुरू कर रहा है, इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है एनसीईआरटी। बोलता है पालमपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बों में भली भांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा बग्घी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों परिवहन का एक माध्यम बताया कि किस प्रकार एक परिवहन कैसे कैसे दूसरे क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ रहा है। ठीक है। आगे कह रहा है इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े, ईंटें और सीमेंट के बने हुए हैं। अनुसूचित जाति दलित के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है, और वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं।
तो दोस्तों गांव के दो पहलू के बारे में अब बात कर रहा है, एक अमीर वर्ग, एक गरीब वर्ग। अमीर वर्ग जो है वो सीमेंट और ईंटें से अपने घर को यानी पक्का मकान के अंदर रह रहे हैं, और जो गरीब वर्ग है जाहिर सी बात है वो झोपड़ी में ही रहेंगे, जो घास से बनी होती है, फूस से बनी होती है और मिट्टी के लेप से बनी होती है। ओके, फिर बोल रहा है अधिकांश के घरों में बिजली है, खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। बिजली का उपयोग बता दिया कि खेतों में नलकूप का प्रयोग बिजली से होता है, और उसका छोटे कार्यों के लिए बिजली का भी मतलब प्रयोग किया जाता है, छोटे कार्यों के लिए भी। फिर बोलता है पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और एक हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और एक निजी औषधालय भी है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। तो ये दोस्तों पालमपुर गांव की आपको पूरा वर्णन दे दिया कि कैसा गांव है। इसके अंदर 2 तबके रहते हैं, एक अमीर और गरीब। विद्युत संचालन स्थित है, जिसमें से विद्युत के माध्यम से नलकूप चलते हैं और खेती के लिए सहायक होते हैं और छोटे मोटे कार्य भी किए जाते हैं। उसके बाद बता रहा है कि पालमपुर में कॉलेज हैं और छोटे छोटे स्कूल विद्यालय भी हैं और हाई स्कूल है और राजकीय विद्यालय भी है, और साथ ही साथ वहाँ पे क्या कहते हैं स्वास्थ्य केंद्र है और निजी औषधालय भी है जहाँ रोगियों का उपचार किया जाता है। तो ये आपका पूरा विवरण हो गया गांव के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन और के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। इन सुविधाओं की तुलना अपने निकट के गांव में उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। तो आपके भी गांव में होगा, आपके भी शहर में होगा ऐसी सुविधा, क्योंकि आज तो हमारा देश धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहा है, तो उम्मीद है कि आप हर जगह हर चीज़ की व्यवस्था उपलब्ध है। फिर कहता है एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी में हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। फिर से, एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में, जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। तो दोस्तों पालमपुर में जो कार्य है वो क्या है, मुख्य रूप से खेती है, और भारत के गांव में भी मुख्य रूप से खेती ही किया जाता है, लेकिन उनमें कुछ गैर कृषि भी कार्य हैं, जैसे लघु विनिर्माण यानी छोटे उद्योग, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। ओके, हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। अब उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानते हैं और दोनों क्रियाओं के बारे में विचार करते हैं। तो आइए देखते हैं। उत्पादन का संगठन कह रहे उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक हैं। 4 चीज़ें वो कौन कौन सी आवश्यक हैं देखते हैं। एक्चुअली कहने का मतलब है कि जो हम लोग वस्तुएं उत्पादित करते हैं तो क्या होता है कि उसके माध्यम से क्या होता है जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उसको उत्पादित करने के लिए 4 तरह के श्रम की आवश्यकता होती है या 4 चीज़ें की आवश्यकता होती है। तो पहली आवश्यकता बता रहा है भूमि। जाहिर सी बात है दोस्तों, भूमि जहाँ पर रहेगा वहीं भूमि, अगर आप कोई उद्योग स्थापित करना चाह रहे हो तो आप समुद्र में तो स्थापित करोगे नहीं या फिर नदी में तो करोगे नहीं। आप जब भी देखोगे भूमि देखोगे, तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन के सेंस में वो कि कौन से एरिया में है, सही है ना, मतलब प्राकृतिक संसाधन वहाँ पे गैस वगैरह मिल जाएंगे और बिजली व्यवस्था सही रहे। ओके, जैसे जल, वन, खनिज। ठीक है, दूसरी आवश्यकता है श्रम यानी लेबर, अर्थात जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। तो दोस्तों 2 प्रकार के श्रमिक की आवश्यकता है। जैसे अगर आप MBA के डिग्री का कोर्स करते हैं तो आप मैनेजमेंट में चले जाते हो, और मैनेजमेंट के रूप में अगर आप जब मतलब पद पे स्थापित होते हो तो आपको बस दिशा निर्देश देने रहते हैं, आपको काम नहीं करना पड़ता है। आप बस रिसर्च करते हो और कार्य को संचालित करने का तरीका बताते हो। उसी प्रकार दूसरा वर्ग जो रहता है वो उस दिए गए आदेश को क्या करता है, क्रियान्वित करता है, यानी उसमें अपना श्रम देता है और उस चीज़ को बनाता है जैसा उन्हें ऑर्डर दिया जाता है। ठीक है, तो श्रम में भी 2 भाग आ जाते हैं। फिर बोल रहे हैं तीसरी आवश्यकता है भौतिक पूंजी अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। क्या आप जानते हैं भौतिक पूंजी के अंदर कौन कौन सी मदें आती हैं? तो भौतिक पूंजी में क्या है, जो भौतिक हम लोग जो अपने यूज करते हैं डेली लाइफ में, वही चीज़ भौतिक
वस्तु हो जाती है, और उसी चीज़ को पाने के लिए जिस पैसे का हम लोग खर्च करते हैं वो क्या हो जाती है, भौतिक पूंजी हो जाती है। तो कौन कौन से मदें आती हैं वो देख लेते हैं। तो आता है पहला औजार, मशीन, भवन। ठीक है, औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। तो ये क्या है, स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी ऐसे पूंजी होती है जिनमें एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाए वो आपके पास हमेशा के लिए पड़ा रहेगा। हमेशा के लिए नहीं, वो काफ़ी लंबे समय तक पड़ा रहता है, इसलिए उसे स्थायी पूंजी का नाम दिया जाता है। अस्थायी पूंजी वो होते हैं जो छोटे समय अंतराल के लिए आते हैं। ठीक है, तो बताया इसमें क देकर कि औजार, मशीन, भवन होते हैं जो कि किसान के हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, ये सब क्या है, भौतिक पूंजी में उपयोग, मतलब भौतिक पूंजी के माध्यम से इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आता है कच्चा माल और नगद मुद्रा। ये देखो दोस्तों, ये उत्पादन के मामले में वस्तुओं के उत्पादन एवं सेवाओं के मामले में क्या क्या वस्तुओं चीज़ें आवश्यकता होती है वो बता रहा है। तो हम लोग थर्ड पे आ गए हैं, भौतिक वस्तुएं। भौतिक वस्तुएं में पहला था औजार। ठीक है, दूसरा आता है कच्चा माल और नगद मुद्रा। कच्चा माल और नगद मुद्रा में क्या, उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। तो यहाँ दोस्तों सेकंड जो भौतिक पूंजी की आवश्यकता होगी वो क्या होगी, उसके माध्यम से आप क्या लोगे, कच्चा माल और नगद मुद्रा। तो कच्चा माल में क्या होता है, जैसे अगर आपका चक्की का दुकान है तो आप क्या करते हो, कच्चे माल के रूप में आप गेहूँ लेते हो, गेहूँ को पीसते हो, उसके बाद बोरे में पैक करते हो और उसको बेचते हो। तो वो क्या हुआ, आपने कच्चा माल खरीदा और उसे आटे में तब्दील किया, उसके बाद बेचा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे कुम्हारों और बुनकर का उदाहरण दे रहा है कि कुम्हार मिट्टी लाता है, उसके बाद उसके मिट्टी के माध्यम से वो पुरवे वगैरह जो दिए ये सब होते हैं उसे बनाता है, घड़ा वगैरह बनाता है और उसे बेचता है। उसी प्रकार कुम्हार बुनकर जो होते हैं वो जो सूत रहता है वो प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, कच्चे माल हो जाते हैं। नगद मुद्रा क्या होता है कि नगद मुद्रा के सेंस में कार्यशील पूंजी आती है। कार्यशील पूंजी की मतलब वो आपके पास रहेगी, छोटे मोटे खर्चे जो रहते हैं तो वो आपको करने पड़ते हैं। जैसे अगर आप कच्चा माल मंगवाए तो उसके लिए ढुलाई व्यय हो गया, फिर आप कहीं से माल उतरवा रहे हो, किसी से उतरवा रहे हो, श्रमिक को अपना उसका खर्चा दोगे, तो ये सब कार्यशील पूंजी के अंदर में आ जाते हैं, ये आपके लगने ही लगने हैं। ठीक है, फिर बोल रहे औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। अब क्या होता है, ये जो चीज़ें हैं वो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। कैसे, अगर कच्चा माल आप लाया, उसे उत्पादन वस्तु में तब्दील किया, बेच दिया, वो ख़त्म हो गया। पूंजी लगाया, जो कच्चा जो कार्यशील पूंजी था वो लगाया आपने, उससे माल मंगवाया, श्रमिकों को कुछ दान दिया, मतलब कुछ उनका श्रम मजदूरी दिया। ठीक है, तो वो सब क्या हुआ, ख़त्म हो गया। तो ये क्या होते हैं, आते जाते रहते हैं। लेकिन मशीनें जो रहती हैं, एक बार आपने खरीद लिया यानी चक्की का मशीन बैठा लिया तो हमेशा के लिए आपकी छुट्टी हो जाती है, 10 से 15 साल के लिए। आपको उसमें बार बार व्यय नहीं करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसका नाम स्थायी पूंजी हो जाता है और इसका नाम कार्यशील। कार्यशील मतलब कि आपका कार्य उससे चलता रहे, हमेशा वो आते जाते रहते हैं। स्थायी मतलब एक बार आपने खर्च किया तो हमें पड़े रहते हैं लंबे समय तक। अब आता है चौथी आवश्यकता। क्या कर रहा है, एक चौथी आवश्यकता भी होती है, आपको स्वयं उपभोग हेतु बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ती है। अब ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी तभी तो आप ये सब कर पाओगे। अगर आपके पास बुद्धि नहीं रहेगा, अगर आप देखे होगे कोई भी कंपनी इस्टेब्लिश होती है तो उनके जो इस्टेब्लिश करने वाले होते हैं वो क्या होते हैं, एक मतलब दूरदृष्टि रखने वाले होते हैं, जो हम प्लान करते हैं और समझते हैं कैसे किसी कंपनी को बैठाना है, सब चीज़ नियोजित करते हैं। ओके, तो ये चौथा काम आ जाता है किसके ऊपर, मानव पूंजी के ऊपर। मानव पूंजी एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से कोई भी रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है। अगर पेटीएम, ओला, कैब, ये सब अगर आप देखते हो तो सब क्या है, मानव पूंजी का ही एक सर्वोच्च उदाहरण है, जिसमें मानव ने अपनी शक्ति, अपनी पूंजी मतलब अपना सामर्थ्य खर्चा करके एक ऐसी व्यवस्था विकसित की जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों के काम आसान हो रहे हैं। ओके, तो ये भी आवश्यकता हो जाता है किसी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए। तो ये चौथी आवश्यकता मैंने आपको बता दी। तो वही इसमें भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। वही क्या होता है, मानव पूंजी। तो वही आजकल इसे मानव पूंजी
कहा गया, कहा जाता है। मानव पूंजी के विषय में अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। तो मानव पूंजी उसमें देखा जाएगा। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप आपने नाम सुना होगा, इसी के अंतर्गत आता है, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चर्चा करेंगे। तब तक अभी आगे बढ़ते हैं। फिर बोला चित्र में उत्पादन में प्रयुक्त भूमि श्रम स्थायी पूंजी की पहचान कीजिए। भूमि श्रम, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ बोला कारखाने में मशीनों पर कार्य करते श्रमिक, ठीक है। चित्र में कह रहा है चित्र में उत्पादन में प्रयुक्त भूमि श्रम और स्थायी पूंजी की पहचान। भूमि श्रम और स्थायी पूंजी का ना, तो देखिए इसमें आप पता करिए क्या है, इसमें क्या क्या है। तो पहले आ जाता है जहाँ पर ये मशीन लगी हुई है वो भूमि हो गया, श्रम जो ये वर्कर लोग कर रहे हैं वो श्रम हो गया, ठीक है। स्थायी पूंजी ये मशीनें हो गई। आप समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। उत्पादन भूमि श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है। जो उत्पादन होता है वो कैसे उत्पन्न होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। उत्पादन भूमि श्रम और पूंजी को मिलाने पर ही क्या होता है, उत्पन्न होता है या उत्पादित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। यानी इन्हीं के कारण से उत्पादन होता है, ठीक है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे, ठीक है। भौतिक पूंजी को हम लोग क्या कहेंगे, पूंजी कहेंगे। लेकिन उसके पहले ये बोल रहा है कि पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम तीनों कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे और सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। तो अब देखते हैं, जो स्टार्टिंग में हम लोगों को था, भूमि था, श्रम था और भौतिक पूंजी थी, तो उस तीनों के बारे में हम लोग अब डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें आता है सॉरी ठीक है। पालमपुर में खेती, ये पालमपुर में खेती का उदाहरण लेकर चलेंगे हम लोग। बोल रहा है भूमि स्थिर है, भूमि जाहिर सी बात है स्थिर है। बोल रहा है पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। तो यहाँ भूमि का उदाहरण देके बता रहा है कि भूमि जो है वो स्थिर होता है, ठीक है, उसकी ज़रूरत आपको पड़ती है। और पालमपुर की जो जनसंख्या है वो 75% लोग क्या करते हैं, खेती, उनकी जीविका जो है वो खेती पर ही निर्भर करती है। तो यही बता रहा है कि भूमि की आवश्यकता पड़ती ही होगी उनको, जाहिर सी बात है, और बिना भूमि की खेती हो भी नहीं पाएगा, ठीक। तो वही बोल रहा है कि लेकिन याद रखिए कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। खेतों में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है, यानी कि उतना ही भूमि रहेगा जितना पहले है, भूमि तो बढ़ नहीं जाएगा। तो एक सीमित मात्रा में भूमि स्थिर है या प्रयुक्त भूमि स्थिर है, उसी पर खेती होता है, ठीक। फिर आगे बोल रहा है पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो बोल रहा है कि 1960 में जब था पालमपुर में, 1960 के अंतर्गत जो था भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ था 1960 से आज तक में, ठीक है। आज यानी जितना पहले उत्पादन होता था उतना आज भी उत्पादन हो रहा है। लेकिन दोस्तों ये भी सोचो कि 1960 में जो जनसंख्या रही होगी पालमपुर की, आज तो बढ़ गई होगी। तो जब बढ़ जाएगी तो लेकिन खेत तो उतना ही है, अपने पास खेत उतना ही है, तो जाहिर सी बात है अन्न भी उतना ही उपजेगा और लोगों की तो जीविका भी उसी पे अटकी हुई है। तो ये तो और दिक्कत हो गई। यानी कि एक परिवार में 4 लोग रहते थे 1960 में, आज के ज़माने में उसमें 12 लोग हो गए। लेकिन उपज और जीविका लोगों की उतनी पर ही निर्भर है, तो कैसे अब बाकी 8 लोग खा पाएंगे। तो ये सोचने वाली विचार हो जाती है। तो इसीलिए बोल रहा है नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी कि नए भूमि जितने भी नए भूमि उनको क्या किया जाए, उन पर भी कृषि यानी खेती किया जाए और उत्पादन को बढ़ाया जाए, जिसके माध्यम से पालमपुर की जनसंख्या स्पष्ट रूप से अपनी जीविका निर्वाह कर सके। ओके, अब यहाँ पर आता है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं आगे।
भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। यद्यपि गांव में भूमि का माप बीघा, गुंठा आदि जैसे क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर बता रहा है कि भूमि जो मापने की इकाई है उसे हेक्टेयर में मापा जाता है, और गाँव में क्या होता है, हम लोग ने सुना होगा बीघा और बिस्सा। ठीक है, तो 1 बीघा में 20 बिस्सा होता है, ऐसा कहा जाता है। कहीं कहीं 18 भी होता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और गुंठा के बारे में भी आपने सुना होगा। और बोल रहा है जैसे क्षेत्रीय इकाइयों में किया जाता है। अब हेक्टेयर के बारे में बता रहा है 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग, यानी 100 ये ऐसे 100 इधर 100 इधर वर्ग। ठीक है, तो इसके मापने आप बोल रहा है कि अपनी तुलना स्कूल के मैदान से कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है हमारे मैदान इतना बड़ा हो, लेकिन और भी बड़े बड़े मैदान होते हैं कॉलेजेस के और दूसरे कैंपस के, बड़े बड़े भी होते हैं। तो आप जिसके छोटे विद्यालय वो तुलना तो कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्या कहता है, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? अब दोस्तों यहाँ एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या जो 1960 की भूमि पर खेती जितना होता था, क्या उतनी ही खेती पर ज़्यादा उपज हो सकता है या ज़्यादा अन्न उगाया जा सकता है? तो बताता है, देखिए जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश की पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात कर रहा है कि खरीफ और रबी फसल की बात कर रहा है। जो खरीफ फसल होता है वो बरसात के मौसम में उगाया जाता है। ठीक है, और जो रबी होता है वो ठंड जाड़े के मौसम में, और एक जायद होता है जो बीच में, मतलब बरसात और इसके बीच में उगाया जाता है। जो खीरा और हम लोग को तरबूज वगैरह मिलते हैं वो जायद वाले फसल में आते हैं। ठीक है, तो ये बता रहा है कि जिस प्रकार फसल पैदा की जाती है, जैसी सुविधाएं उपलब्ध है, उसे देखते हुए पालमपुर है वो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में, और जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में हर जगह खेती होता है। उत्तर प्रदेश का वातावरण इतना अनुकूल है कि यहाँ पर आपको बंजर ज़मीन बहुत कम देखने को मिलेंगी और उपजाऊ ज़मीन काफ़ी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये बता रहा है कि कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती है। बरसात के मौसम में खरीफ में, यानी खरीफ सीजन में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर यानी जाड़े के मौसम में आलू की खेती की जाती है। यही रहता है कि जाड़े में हम लोगों को नए आलू आते हैं, और पुराने आलू जो होते हैं वो पककर मीठे हो जाते हैं, इसलिए खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। फिर कह रहा है सर्दी के मौसम यानी रबी में खेतों में गेहूँ उगाया जाता है। उत्पादित गेहूँ में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूँ किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं, जो कि उससे बड़ा है थोड़ा। ठीक है, पालमपुर से थोड़ा बड़ा है रायगंज। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक तरीके से पालमपुर के खेती व्यवस्था को बता रहा है कि जिसके माध्यम से वहाँ का अर्थव्यवस्था चल रहा है खेती के माध्यम से। तो खेत में क्या होता है, गर्मी के टाइम पर खरीफ, बरसात के टाइम पे खरीफ फसल उगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जाड़े के मौसम में रबी का फसल उगाया जाता है, और जब ये सब उग जाते हैं तो सभी का किसी न किसी रूप में प्रयोग किया जाता है। तो गन्ने का उदाहरण देकर इसने बताया कि गन्ने को गुड़ बना दिया जाता है और शाहपुर के व्यापारियों को बेच दिया जाता है। और जो उत्पादित गेहूँ होती है, जो कि ठंडियों में बोया जाता है और अप्रैल के महीने में काट लिया जाता है, तो उन्हें क्या करते हैं, कुछ अपने ही पास रखकर, ताकि अपना खाना चलता रहे, उनको गेहूँ की दिक्कत ना हो, बाकी व्यापारियों को बेच देते हैं रायगंज के। ठीक, तो इसके माध्यम से क्या होता है, सबका जीविका उपार्जन चलता रहता है और समाज में संतुलन बना रहता है। अब बोल रहा है पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्दी नहीं ही आ गई थी, उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तब तक किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। अब दोस्तों बोल रहा है कि पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते क्योंकि वहाँ की सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। अब सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था में सेंस में वहाँ पर ज़मीन अच्छी है, वातावरण अनुकूल है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वहाँ पे बिजली भी है। ठीक है, और पहले दिक्कत होता था जब क्या कहते हैं, बिजली आ जाने से क्या हुआ कि नलकूप लगा दिए गए, नहीं तो पहले कुओं से रेहड़ द्वारा निकाला जाता था। हाँ, तो ये सब बातें हैं वहाँ पर, इसलिए वहाँ का संतुलन होने की वजह से तीनों फसल उगाए जाते हैं। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूप से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र
की सिंचाई की जा सकती थी। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्दी ही किसानों ने अपनी निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणामस्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। तो दोस्तों पानी के पहले बहुत किल्लत होती थी, क्योंकि पानी क्या होता था, नदी से और कुओं से काफ़ी मेहनत से आता था। अगर नदी से लाया जाए तो काफ़ी मेहनत लगता था। कुएं इसीलिए होते थे, खेत के हर किनारे पर कुएं एक जरूर होते थे जिसके माध्यम से सिंचाई होता था, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगता था। लेकिन नलकूप आ जाने से, बिजली व्यवस्था हो जाने से क्या होता है, 200 एकड़ तक, मामूली बात नहीं है दोस्तों, 200 एकड़ बहुत बड़ा हो गया, उसको भी चंद मिनटों में उसका पानी से डुबाया जा सकता है। ओके, अब बोल रहे हैं यहाँ पर, भारत में सभी गांव में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। नदी मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्र जैसे दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्रों में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आज भी सिंचाई के लिए बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर उत्तरी क्षेत्र में देखा जाए तो काफ़ी कुछ ठीक है, वहाँ पर जलवायु भी अच्छा है, लेकिन दक्षिण के साइड जब आप आते हैं, दक्षिणी पठार की तरफ आते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि 40% से भी कम क्षेत्र ऐसे हैं, मतलब कम क्षेत्र जो सिंचाई जहाँ पर नहीं हो पाता है, ठीक है, में ही होती है। फिर वो शेष क्षेत्रों में मुख्यतः वर्षा पर निर्भर, यानी कि बाकी जो क्षेत्र हैं वो क्या होते हैं, वर्षा पर निर्भर करते हैं कि जैसे बारिश होगी उस हिसाब से फसल होगा, बारिश नहीं तो फसल नहीं। आज भी मतलब इतना विकसित होने के बाद भी ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी की दिक्कत है। ओके, अब करें, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका एक बन जाता है दोस्तों, इसे आप ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन बनता है कि एक वर्ष में एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को कौन सी प्रणाली कहते हैं। तो द्वितीय प्रणाली पूछ सकता है, ठीक है, या फिर द्वैध प्रणाली या बहुविध प्रणाली, ऐसे करके ऑप्शन दे देंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक या ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये विभिन्न फसलों की पिक्चर दे रहा है, गेहूँ, बाजरा, गन्ना, आलू, ये सब। तो चर्चा कीजिए में, आप इसे पढ़ लीजिएगा, ये ग्राफ वाला काम होगा। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि सारणी 1.1 में 10 लाख यानी मिलियन हेक्टेयर की इकाइयों में भारत के कृषि क्षेत्र को दिखाया गया है। सारणी के नीचे दिए गए आरेख में इसे चित्रित करें। आरेख क्या दिखाया, कक्षा में चर्चा करें। तो ये आप कर लीजिएगा। फिर पूछता है, क्या सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाना आवश्यक है और क्यों। सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाना आवश्यक इसलिए क्योंकि भारत की जनसंख्या जो भारत की जनसंख्या है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है और भारत की जीडीपी ज़्यादातर कृषि पर ही नियंत्रण रहती है। इसलिए हम लोगों को क्षेत्र को बढ़ाना पड़ेगा ताकि भारत की जीडीपी भी सामान्य तौर पर बनी रहे और यहाँ के जनसंख्या को भी कभी भी किसी प्रकार के अन्न की दिक्कत न हो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। और भी रीज़न है, आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा क्या है। तो ये क्या करें, मिलियन हेक्टेयर जुताई कैसे हो रहा है। तो 2014 से 15 में 155 मिलियन हेक्टेयर पे खेती की जा रही है इस टाइम, ठीक है। ये संबंधित वर्षों में जुताई क्षेत्र बता रहा है। 1950-51 में मात्र 129 था, 90 से 91 में 157, 2000 से 1 में 156, फिर 156 हुआ, 11-12, 12-13, 13-14, ठीक है। फिर 13-14 में आ गया आपका 56, 14-15 में 55। तो ये इस तरह बढ़ घट रहा है, लेकिन मतलब इतना ही है कि हो क्या रहा है कि लोग सिंचाई व्यवस्था में इतना बदलाव ला रहे हैं जिसके माध्यम से उतने ही क्षेत्र में ज़्यादा उपज पैदा किया जाए। यही रीज़न है कि जुताई क्षेत्र में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है सन 2010 के बाद से, ठीक है दोस्तों। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। आप पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं। अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार पर निम्न सारणी को भरिए। तो सारणी आप भर लीजिएगा। आपने देखा कि एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविध फसल प्रणाली है। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे।
इन्हें इनको खरीदना नहीं पड़ता था। तो दोस्तों यहाँ बता रहा है कि सन 1960 के दशक के जब था तो उस समय जो खेती होती थी वो पारंपरिक बीजों से होती थी। ठीक है, उस समय पारंपरिक बीजों से होती थी और उपज बढ़ाने के लिए लोग क्या करते थे, उर्वरक के रूप में क्या करते थे, गाय का गोबर या दूसरे प्राकृतिक खाद का उपयोग करते थे। यह सब क्या होता था, किसानों को ऑन द स्पॉट मिल जाता था और ये सब काफ़ी मात्रा में पड़े भी रहते थे। लेकिन अब क्या होता है, इनको खरीदना पड़ता है। लेकिन तत्काल ये क्या होता है, अब ये सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, इनको खरीदना नहीं पड़ता था। लेकिन अब जो है दोस्तों ये सब बदल गया है, क्योंकि उपज बढ़ाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, उर्वरक ज़्यादा मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से कम सीमित क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा उपज पैदा किया जा सके। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में साधन उपलब्ध थे, उर्वरक और खाद जितने भी सब या बीज जो थे सब समान मात्रा में उपलब्ध थे, कभी किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होता था उन लोग को। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी, वैश्वीकरण होने लगा, व्यापार बढ़ने लगा, आयात निर्यात ज़्यादा होने लगा, तो यहाँ पर लोगों को ऐसी कदम उठानी पड़ी जिसके माध्यम से लोगों को उर्वरक की क्षमता बढ़ाना है और खाद के लिए खरीद फरोख्त करना, ये सब शुरू हो गया। फिर बोल रहा है 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। अब दोस्तों देखो 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति कब है, 1960 के दशक में अंत में, यानी 1960 के दशक के अंत में, यानी 1958 में। ठीक है, भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा करने की आशा की थी। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। हरित क्रांति के माध्यम से दोस्तों जो HVI जो पद्धति आई, उसके माध्यम से क्या हुआ कि सीमित क्षेत्र थे उसने में ही काफ़ी ज़्यादा, एक पौधे से काफ़ी ज़्यादा अन्न का उत्पादन किया जाने लगा। ठीक है, यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने वाले बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की ज़रूरत थी। यानी कि अधिक उपज पाने के लिए क्या होता था ना, पानी की और कीटनाशक का बहुत अधिक उपयोग भी ज़रूरत पड़ता था। जैसे अगर आप हरित क्रांति के माध्यम से HYV अगर आप उपयोग करते थे तो पौधे क्या करते थे, ज़्यादा अन्न उत्पन्न करते थे। तो ज़्यादा अन्न उत्पन्न करने के साथ साथ पानियों का भी मात्रा ज़्यादा वो लेते थे, और कीटनाशक जो होते थे उनको बचाने के लिए रासायनिक खाद भी डालना पड़ता था। तो ये चीज़ें बढ़ी। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के संयोजक से ही संभव थी। यानी अधिक उपज किससे संभव थी, उपज प्रजातियों वाले बीजों से, सिंचाई से, रासायनिक उर्वरकों से और कीटनाशकों के संयोजन से। ठीक है, तभी अधिक उपज उत्पन्न हो पाता था, नहीं तो नहीं हो पाता था। अब बोल रहा है भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। तो सबसे पहले प्रयोग किसने किया, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। आधुनिक खेती का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो आधुनिक तरीके का तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश। ठीक है, इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदी, जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। उन्हें इनसे गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। तो उन्होंने आधुनिक रूप में क्या नया परिवर्तन किया, तो उन्होंने सबसे पहले ट्रैक्टर का प्रयोग करने लगे। ठीक है, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग करने लगे। फिर HYV बीजों का प्रयोग किया जिसके माध्यम से ज़्यादा उपज हो। ओके, और उसके बाद नई नई मशीनें खरीदें जिसके माध्यम से थ्रेसर वगैरह हो गया, और जुताई कटाई काम को भी तेज़ी से किया। तो इन लोगों ने इसके माध्यम से क्या हुआ, आधुनिक खेती करना प्रारंभ किया, और इसका परिणाम क्या निकला कि ज़्यादा मात्रा में पैदावार हुई, और उसके माध्यम से ये लोग दूसरे लोगों को भी बेच पाएँ या फिर दूसरे लोगों तक पहुंचा पाएँ। अब आता है पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज यानी पुराने प्रणाली के हिसाब से कितना था, 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। HYV बीजों से उपज कितना हो गया, 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने को अब अधिशेष गेहूं काफ़ी मात्रा में उपलब्ध थी। तो दोस्तों उनका परिणाम ये हुआ कि जो परंपरागत बीजें थीं, जो पहले की बीजें के हिसाब से चलती थी, उससे क्या होता था, प्रति हेक्टेयर 1300 किलोग्राम यानी 1 क्विंटल 300 किलो ही
1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ही आता था, लेकिन जब HYV बीजों का उपयोग हुआ तो उससे 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन पहुंच गया, जिसके माध्यम से उनके किसानों के पास काफ़ी मात्रा में गेहूं बच जाता था जिसे वो बेच सकते थे। फिर करें, आइए चर्चा करें बहुविध फसल प्रणाली और खेती की आधुनिक विधियों में क्या अंतर है। तो बहुविध फसल प्रणाली और खेती की आधुनिक विधियों में दोस्तों बस इतना ही अंतर है कि बहुविध फसल प्रणाली में क्या होता था कि लोग 2 से 3 प्रकार एक से ज़्यादा खेती करते थे, लेकिन परंपरागत बीजों का ही प्रयोग करके। लेकिन जब खेती की आधुनिक विधि आई तो उसमें क्या हुआ, HYV बीजों का प्रयोग हुआ, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग हुआ, उर्वरकों का प्रयोग हुआ। ओके, तो ये अंतर आ जाता है। फिर बोल रहा सारणी 2.1.2 में भारत में हरित क्रांति के बाद गेहूं और दालों के उत्पादन करोड़ टन इकाइयों में दिखाया गया है। इसे एक आरेख बनाकर दिखाइए, क्या हरित क्रांति दोनों ही फसलों के लिए समान रूप से सफल सिद्ध हुई, विचार विमर्श करें। तो यहाँ बता रहा है कि देखिए गेहूं दाल का उत्पादन कितना रहा, गेहूं का उत्पादन कितना रहा। तो इसमें बता रहा है 65 से 66 में दाल का उत्पादन था 10 और गेहूं का उत्पादन था 10। ये सब कितने हैं, अच्छा ये दिखाया नहीं है क्विंटल में है कि टन में है, बस 10 बोला है। ये 70 से 71 में ये 12 था, ये 24 था। 80 से 81 में 11 था, 36 था। यानी दोस्तों अगर आप नोटिस करोगे तो दाल में इतना ज़्यादा प्रभावकारी तो नहीं हुआ, लेकिन गेहूं में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो आप देख सकते हैं एक समय है कि 97 पे पहुंच गया, लेकिन ये 24 पर ही रह गया। तो यानी कि गेहूं पर इसका प्रभाव अधिक मात्रा में पड़ा। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ये जो हरित क्रांति जो है वो दोनों फसलों के लिए समान रूप से सफल सिद्ध नहीं हुआ, सिर्फ गेहूं के लिए ज़्यादा ही उपयोगी साबित हुआ। ठीक है, फिर बोल रहे आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने वाले किसानों के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी क्या है। तो आवश्यक जो कार्यशील पूंजी थी सबसे पहले थी उनकी उर्वरक खरीदना, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग, ओके, और जो HYV बीजों का प्रयोग, ये सब क्या था कार्यशील पूंजी के अंतर्गत उनका आ जाएगा। फिर बोल रहा है पहले की तुलना में कृषि की आधुनिक विधियों के लिए किसानों को अधिक नकद की ज़रूरत पड़ती है, क्यों। तो दोस्तों पहले क्या होता था कि परंपरागत बीजों के माध्यम से ही सारे काम होते थे, खाद जो होते थे उनके पास उपलब्ध रहते थे। लेकिन जब इन्होंने HYV बीजों का प्रयोग करना प्रारंभ किया तो उसे एक तो पहले वो खरीदते थे, ओके, उसे खरीदने के बाद क्या करते थे, उसको बचाने के लिए ज़्यादा मात्रा में पानी देते थे, ज़्यादा मात्रा में पानी के साथ साथ कीटनाशकों से बचाते थे और कीटनाशक डालते थे, उसका भी खर्चा आता था। ठीक है, और उन सब के साथ ही साथ जब वो नए नए टेक्निक का यूज करते थे तो उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, और खाद्य जो होता था उन्हें खरीदना पड़ता है सॉरी। तो उसके लिए क्या होता है, उनको ज़्यादा पैसे यानी ज़्यादा नकद की ज़रूरत पड़ती है। तो ये रीज़न हो जाएगा क्यों का। ओके, अब आइए क्या कर रहा है, सुझाई गई क्रियाएँ। अगर खेत पर जाने के पश्चात अपने क्षेत्र कुछ किसानों से बात कर मालूम कीजिए आधुनिक या परंपरागत या मिश्रित खेती इन विधियों में किसान किसका प्रयोग करते हैं, सिंचाई के क्या स्रोत हैं, कृषि भूमि कितने भाग में सिंचाई होती है, कम, बहुत कम, लगभग आधी, अधिकांश, समस्त, किसान अपने लिए आवश्यक आगत कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो ये सब आप अपने खेतों में के किसानों से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर आता है नंबर पॉइंट 3, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। अब क्या धारण कर पाएगी ये देखते हैं। क्या भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गया है। मिट्टी की उर्वरता और भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं, एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। किसान का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करना चाहिए। तो यहाँ बोल रहा है कि क्या भूमि यह धारण कर पाएगी सेंस में दोस्तों, क्या भूमि ये एक्सेप्ट कर पाएगी जितना आज दोहन हो रहा है HYV बीजों के माध्यम से। दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारे जल का प्रयोग होता है, जिससे क्या होता है भौम जल का स्तर भी नीचे हमारा जा रहा है, और नलकूपों से सिंचाई हो रही है तो पानी का वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा होता है। हरित क्रांति का प्रयोग इस टाइम हर क्षेत्र में हो रहा है, भारत के कहीं भी आप जाओ वहाँ पे सभी लोग HYV बीजों का ही प्रयोग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हर चीज़ों की होती जा रही है, वो चाहे पर्यावरण से संबंधित हो, चाहे भूमि से संबंधित हो, चाहे जल से संबंधित हो। तो यही बता रहा है कि इतना ये जो संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन, ये क्या होते हैं काफ़ी वर्षों में बनते हैं।
तो इसका अति दोहन करने से क्या होता है, ये सब नष्ट होने लगते हैं, ठीक है, और उन्हें पुनर्जीवित करना काफ़ी कठिन हो जाता है। कृषि के भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए, ऐसा बता रहा है। यानी कि अगर आप कोई चीज़ विकसित कर रहे हो या कोई चीज़, तो एक लिमिट में करो, ज़्यादा उसका अति या ज़्यादा मात्रा में उसका दोहन न करें, जिसके माध्यम से आने वाली पीढ़ी में उसका काफ़ी हानि हो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या कहा, सुझाई गई क्रिया में क्या बता रहा है। अखबारों पत्रिकाओं से पाठ में दी गई रिपोर्ट पढ़ने के बाद कृषि मंत्री को यह बताते हुए अपने शब्दों में एक पत्र लिखी कि कैसे रासायनिक उर्वरक का प्रयोग हानिकारक हो सकता है। तो ये आप लोग के लिए वर्क है। ये देखिए क्या है, पालमपुर गांव कृषि भूमि का वितरण, ये बता रहा है कैसे कृषि भूमि किस प्रकार से वितरित किया गया। ये देखिए ये वाला एरिया, सॉरी ये वाला जो एरिया काफ़ी छोटे छोटे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, और ये पूरा बड़ा है, ये एरिया बड़ा है। ये इसमें कोई फसल अभी नहीं उगा है, ठीक है, ये सिंचाई करके रखा गया है, अभी छोड़ा गया है, ये फसल तैयार है, ठीक, यहाँ पर। तो इस तरीके से इसको बांटा गया है। आइए आगे देखते क्या करें। रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। वे मिट्टी से निकलकर भौम जल, नदियों और तालाबों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि उनके प्रयोग से कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये डाउन टू अर्थ नई दिल्ली स्रोत से ये लिया गया है। बता रहा है कि किस प्रकार रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज होते हैं जो क्या करते हैं कि पानी में घुल जाते हैं, पानी में घुलने के बाद क्या करते हैं, पौधे को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, जिसके माध्यम से पैदावार तो अधिक होता है, लेकिन मिट्टी जो रहती है इन्हें लंबे समय तक शोषित नहीं रख पाती है। वो क्या करती है, अंदर की तरफ इन्हें ढकेल देती है, ठीक। वो क्या होता है, वे मिट्टी से मिलकर क्या होते हैं, भौम जल में, यानी ज़मीन के अंदर जो जल है उनमें मिल जाता है, और साथ ही साथ नदी और तालाबों को प्रदूषित भी करता है, जिससे क्या होता है कि मिट्टी में उपस्थित जो जीवाणु और सूक्ष्म अवयव जो होते हैं, जो कि पौधे को बढ़ने में मदद करते हैं, वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, या एक तरीके से कह सकते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक। यही रीज़न है कि मिट्टी क्या करती है, अपनी उपजाऊ क्षमता खो देती है, और पहले के जैसे की तुलना में उपजाऊपन उसके अंदर नहीं रह पाता है। तो ये अति दोहन का एक उदाहरण बता रहा है कि किस प्रकार हरित क्रांति के माध्यम से आज अति दोहन होने की वजह से ऐसी भी परिस्थितियाँ भी देखने को मिल रही हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है, देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में है। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग ने मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया है। पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब है कि वहाँ खेती की लागत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो दोस्तों पंजाब जो है वो सबसे ज़्यादा रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करता है, रासायनिक खाद का प्रयोग करता है। यही रीज़न है कि वहाँ की जो मिट्टी है ना, वो उपजाऊपन जो है उसका वो कम हो गया है, और अब वहाँ पर जो खेती करते हैं लोग, उसमें उन्हें काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाकर वहाँ पर खेती हो पाती है, ठीक है। वहाँ पर लोग अब बहुत तेज़ी कर रहे हैं, इसका मतलब वहाँ खेती की लागत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है, महंगे रासायनिक उर्वरक आएंगे, ज़्यादा मात्रा में डालेंगे तो फिर तो लागत बढ़ेगी ही, ओके। तो ये सब भी कारण है। अब बोला पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। तो पालमपुर हम लोगों ने देखा किस प्रकार वितरित था। आपने यह जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग एक तिहाई यानी 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांशतः दलित हैं। अब बता रहा है दोस्तों कि जो खेती का भूमि जो है वो सीमित मात्रा में है। उसमें भी 450 परिवार रहते हैं पालमपुर में, लेकिन क्या है कि एक तिहाई के पास ज़मीन में नहीं है खेती करने के लिए। वो भी बेचारे क्या हैं, दलित हैं। अब गरीब हैं वो लोग, अब गरीब हैं तो उनके पास तो वैसे ही उनके पास ज़मीन रहता तो वो कुछ अपना काम धाम करते हैं उस पर, लेकिन ज़मीन में नहीं है तो वो तो और गरीब होते चले जाएंगे। फिर बोल रहे बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम है, कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती है। यानी जब दोस्तों छोटे टुकड़े जो होते हैं भूमि के, उन पर खेती करने से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। अगर आप बड़े भूमि पे उगाओगे तो ज़्यादा अनाज उगा पाओगे, ज़्यादा सब्जियां उगा पाओगे, और उसे जब बेचोगे तो ज़्यादा मात्रा में प्रॉफिट कमा पाओगे। लेकिन जब आप वही चीज़ कम उपज करोगे तो कम कमाओगे। तो वही है कि उसके किसानों से परिवारों की पर्याप्त आमदनी नहीं होती। अब देखिए क्या कर रहा है, 1960 में कृषक गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर
अधिकतर अधिसिंचित भूमि थी। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था, 3 पुत्रों की मदद से। ओके, यद्यपि वे बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार की अपनी एक भैंस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। ठीक है। सॉरी। गोविंद की मृत्यु के पश्चात, कुछ वर्ष पश्चात, यह भूमि उसके तीनों पुत्रों के बीच बंट गई। प्रत्येक के पास अब केवल 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा था, परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे थे। वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य भी ढूंढना पड़ता है। यानी दोस्तों होता क्या है कि जैसे एक परिवार है, ठीक, परिवार में 3 उसके लड़के थे और उनके पास 2.25 यानी 2.25 एकड़ ज़मीन उनके पास थी। अब क्या हुआ कि जो मुखिया था वो मर गया, उनके तीनों बेटे शादी किए, उनके लड़के हो गए। अब उन्होंने क्या किया, बंटवारा किया, तो उनके पास 0.75 हेक्टेयर भूमि गया। तो अब उस छोटे भूमि में वो क्या कर पाएंगे, आप ही बताओ, वो क्या उगा लेंगे उतने छोटे से भूमि में। तो इसलिए उनको क्या करना पड़ा, अपनी आजीविका चलाने के लिए बाहर के भी कुछ काम करने पड़े या काम ढूंढने पड़े। तो यहाँ बता रहे चित्र 1.5 में गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे टुकड़े देख सकते हैं। इन पर छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरी ओर गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र काफ़ी बड़े आकार के प्लाट हैं। पालमपुर में मझोले और बड़े किसान के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या इससे भी अधिक की भूमि है। तो हम लोगों ने ऊपर ये फिगर देखा था, तो किस प्रकार यहाँ पे बता रहा है कि छोटे छोटे देख रहे हो आप, ये छोटे छोटे जो भूमि है ये काफ़ी कम है, कुछ बड़े भूमि भी हैं, कुछ सबसे बड़े हैं। तो जो बड़ी भूमि है वो मध्य परिवार और अमीरों के मतलब जो उच्च लेवल पे हैं उनके पास है। छोटे ज़मीनें छोटे परिवारों मतलब गरीब तबके के पास है छोटी ज़मीनें। तो बता रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये फिगर देख लेते हैं। खेतों में कार्य, गेहूं की फसल कटाई, बीज बोना, कीटनाशकों का छिड़काव तथा आधुनिक एवं परंपरागत विधियों से फसलों की जुताई। तो यहाँ बता रहा है, देखिए ये हुआ कटाई हो गया, ठीक, फिर यहाँ पे सिंचाई हो गया, ये कटाई हुआ, फिर से नई उपज के लिए सिंचाई, ठीक है, फिर कीटनाशकों का प्रयोग, बीज डाल दिए, बीज डालने के बाद कुछ बैलों से सिंचाई हो रहा है, कुछ मशीनों से सिंचाई हो रहा है, जुताई हो रहा है, सॉरी। फिर आइए चर्चा करें। चर्चा करने में क्या है, 1.5 तुम छोटे किसानों द्वारा खेती में प्रयुक्त भूमि को छायांकित कर सकते हो। किसानों कितने अधिक परिवार भूमि कितने छोटे प्लाटों पर क्यों खेती करते हैं। आरेख 1.1 में भारत के किसानों उनके द्वारा खेती में प्रयुक्त भूमि का वितरण दिया गया, इसकी अच्छा हम चर्चा करें। तो ये आपके लिए नहीं है, आप इसे देख लीजिएगा एक बार। फिर बोल रहा है चर्चा कीजिए कि क्या आप इस बात से सहमत है कि पालमपुर में कृषि भूमि का वितरण असमान है, क्या भारत में भी ऐसी ही स्थिति है, व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों भूमि वितरण तो असमान है ही, लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं उस समाज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि भूमि का वितरण असमान क्यों है। अगर कोई दलित परिवार है, अगर उसके पास काफ़ी मात्रा में, बड़ी मात्रा में भूमि है, ठीक है, और वो उस पर खेती न करके वो क्या करता है, उसको बेच देता है, बेचने के बाद सारा पैसा बैठे बैठे कुल खा जाता है, तो उसके पास तो भूमि भी चली गई, वो खाकर पैसा भी ख़त्म कर दिया, अब उसके पास कुछ नहीं बचा तो वो गरीब हो गया, यानी उसके पास ज़मीन नहीं है अब। तो क्या हुआ, ये असमान हो गया, ठीक है, दूसरे वर्गों से नीचे हो गया। ये पहले तो काफ़ी बड़ा ज़मीन था, इसके पास बेचकर खा गया पूरा, तो नीचे हो गया। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं इसका भी एक कारण हो जाता है, असमान वितरण क्यों है, तो ये इस रीजन से भी है कि क्या भारत में ऐसी स्थिति है, व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति मिल जाती है देखने जहाँ पे असमान वितरण होता है। अब आ रहा है श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं श्रम का स्टार्टिंग नेक्स्ट वीडियो से करता हूँ, पार्ट 2 में इसका रहेगा। अभी आगे काफ़ी मतलब हैं 7 पेज हो गए, 7 पेज नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे, ठीक है, जिससे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको काफ़ी समझ में आया होगा। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, इसकी वजह से मुझे यहाँ पे रोकना पड़ रहा है, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो बच्चों को लगता है कि काफ़ी बड़ा है तो वो बोर होने लगते हैं। इसीलिए हम लोग पार्ट 1 और 2 में वीडियो अपलोड करते हैं, जिससे कि बच्चों को माइंड फ्रेश रहे और बारी बारी से वीडियो को देखना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, या कहीं पर मैं गलत रहा हूँ तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए थे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों वो दूसरे लोगों बच्चों को भी शेयर करिए जो नहीं पढ़ पा रहे हैं इस दौरान, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, अभी कॉलेजेस खुले नहीं हैं। तो आप लोग चाहें तो दूसरे लोगों को भी इससे शेयर करके उनको पढ़ने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।